बीए पार्ट सेकंड के प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित अध्ययन। इससे पहले भी पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित अध्ययन में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसकी स्थापना से संबंधित विवादित प्रश्नों पर अध्ययन किया था। आज इसी टॉपिक पर हम आगे करते हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वरूप क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अखिल भारतीय स्तर के राजनीतिक संगठन के रूप में सन 1885 में की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य जाति, धर्म या वर्ण आदि के किसी भेदभाव के बिना समस्त भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करना था। इसका राष्ट्रीय स्वरूप इसी से प्रमाणित हो जाता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी ईसाई थे, तत्पश्चात दादा भाई नौरोजी पारसी थे, बदरुद्दीन तैयबसी मुसलमान थे, अर्थात इसके अध्यक्ष विभिन्न जातियों एवं धर्मों के व्यक्ति रहे। इसमें संदेह नहीं है कि कांग्रेस के अधिकांश सदस्य एवं पदाधिकारियों में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक थी। इसका मुख्य कारण यह था कि भारत में हिंदुओं की संख्या अधिक है और कांग्रेस में आनुपातिक रूप से मुसलमानों की संख्या कम होने का कारण भी यही था कि सर सैयद जैसे और कुछ अन्य मुसलमान नेता अपने सहधर्मियों को कांग्रेस से बाहर रखने का पूरा प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने सदैव मुसलमानों सहित सभी वर्गों के हितों की रक्षा करने का पूरा प्रयत्न किया और अपने राष्ट्रीय स्वरूप को बनाए रखा। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्वरूप को स्पष्ट करते हुए सन 1931 में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस सच्चे अर्थों में एक राष्ट्रीय संगठन है। यह किसी जाति, वर्ग या हित का प्रतिनिधित्व नहीं है। यह समस्त भारतीय हितों और सब वर्गों का प्रतिनिधित्व होने का दावा करती है। नेक्स्ट हम करेंगे कि शुरुआती जो प्रारंभिक वर्ष थे उसमें क्या नीतियां थी। अपनी स्थापना के समय से ही कांग्रेस द्वारा राष्ट्रवाद को सृजित करने, राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित करने तथा राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु प्रारंभिक कांग्रेस कोई क्रांतिकारी संगठन नहीं था। इसके नेता सरकार के प्रति कोई विद्रोह की भावना नहीं रखते थे। वे न केवल संवैधानिक उपाय में विश्वास रखते थे, वरन वे सरकार के प्रति पूर्णतः निष्ठावान भी थे। वे अंग्रेजी शासन, सभ्यता, संस्कृति के प्रशंसक थे। इस प्रकार हम प्रारंभिक जो वर्ष थे स्थापना के कांग्रेस की, तो उस टाइम कांग्रेस की नीतियों को सुविधा की दृष्टि से कुछ बिंदुओं में हम समझ सकते हैं। प्रथम है ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा। प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस नेता उच्च कोटि के देशभक्त होने के साथ साथ ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान थे। उनके मन में ब्रिटिश शासन के प्रति कृतज्ञता के भाव थे, क्योंकि वे मानते थे कि अंग्रेजी शासन के कारण ही भारत में शांति की स्थापना हुई और विकास हुआ। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी ने ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा भाव प्रकट करते हुए कहा था कि मैं सभी उपस्थित सज्जनों के मत को व्यक्त कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि अंग्रेज सरकार को मेरे और यहाँ बैठे हुए मेरे दोस्तों की अपेक्षा अधिक गहरे और पक्के राष्ट्रभक्त मिलना असंभव है। इसी प्रकार कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि आओ हम पुरुषों की तरह बोले और घोषणा करें कि हम अटूट राष्ट्रभक्त हैं। इन नेताओं के संबंध में श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि कांग्रेस के नेता अपने को ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा मानने में गौरव का अनुभव करते थे। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार भी कांग्रेस नेताओं की राजभक्ति से भली भांति परिचित थी और इस कारण ब्रिटिश सरकार इन नेताओं का सम्मान करते थे। दूसरा पॉइंट है अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। प्रारंभिक जो कांग्रेस नेता थे वो अंग्रेजों की उदारता, न्यायप्रियता, ईमानदारी में पूर्ण विश्वास रखते थे। उनकी धारणा थी कि अंग्रेज
स्वभाव से सच्चे और न्यायप्रिय होते हैं। यदि उन्हें भारतीय समस्याओं का सही ज्ञान करा दिया जाए तो वो भारतीय दृष्टिकोण को स्वीकार करेंगे। उनके विचार में अंग्रेज लोग स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। जब उन्हें यदि विश्वास हो जाएगा कि भारतीय स्वशासन के योग्य बन गए हैं, तब उन्हें निश्चय ही वो स्वशासन प्रदान करेंगे, अर्थात उससे वंचित नहीं रखेंगे। वस्तुतः इस विश्वास ने ही उनमें राजभक्ति की भावना को जन्म दिया। साथ ही भारतीय जनता के सामने जॉन ब्राइट, हेनरी फॉसेट जैसे अंग्रेजों के उदाहरण थे, जो ब्रिटिश संसद में सदैव भारतीय जनता के हितों के पक्ष में बोलते थे। रहीमतुल्लाह सयानी ने कहा था कि अंग्रेजों से बढ़कर सदाचारी और सत्यप्रिय जाति इस सूर्य के नीचे कहीं नहीं बसती, अर्थात भारतीय लोगों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास था। तीसरा पॉइंट है क्रमिक सुधारों में विश्वास। प्रारंभिक कांग्रेसी नेता राजनीतिक क्षेत्र में क्रमबद्ध विकास की धारणा में विश्वास करते थे। वे इस बात से भली भांति परिचित थे कि एकदम स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्रशासकीय और राजनीतिक क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार लाना चाहते थे। उन्होंने प्रारंभ में सुधार की छोटी छोटी मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी, जैसे भारतीय की उच्च पदों पर नियुक्ति की जाए, सरकारी खर्चे में कमी की जाए, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना की जाए, विधानसभा में भारतीयों की संख्या और अधिकारों में वृद्धि की जाए, जनता की आर्थिक व्यवस्था में सुधार किया जाए एवं करों में कमी की जाए। इन सुधारों के लिए वे क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध थे, इसलिए सदैव इन्होंने ऐसी मांगे रखी जिनका ब्रिटिश शासन द्वारा कड़ा विरोध न हो सके। ये नेता न्यूनतम विरोध के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। वे व्यवहारिक सुधारक थे। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटेन के साथ संबंध। प्रारंभिक कांग्रेसी नेता किसी भी प्रकार ब्रिटेन से संबंध विच्छेद करने के पक्ष में नहीं थे। वे ब्रिटेन के साथ संबंधों को भारत के हित में समझते थे। उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि हमको यह मानना पड़ेगा कि ब्रिटिश शासन विदेशी होने के कारण अपनी कमियों के साथ साथ देशवासियों की प्रगति में एक बड़ा साधन रहा है। इसके निरंतर बने रहने का अर्थ है उस शांति और व्यवस्था के बने रहने से है जिन्हें केवल वही यथावत रख सकता है जिनके साथ हमारे श्रेष्ठ हित बंधे हों। कांग्रेस नेताओं की धारणा थी कि ब्रिटेन के कारण ही भारत में प्रगतिशील सभ्यता का विकास हुआ है। अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात, संचार के साधनों की व्यवस्था, न्यायिक प्रणाली, स्थानीय स्वशासन आदि भारत के लिए है। उनका मानना था कि अंग्रेजी विचार और दर्शन लोगों में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रति आदर उत्पन्न करता है। अतः भारत के हित में है कि ब्रिटेन से अटूट संबंध बनाए रखे। इस प्रकार हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस ने राजनीतिक सुधारों की मांग को संवैधानिक ढंग से पूरा कराने का प्रयास किया। उसे अंग्रेजों की न्यायप्रियता में आस्था थी और विश्वास था कि यदि वह ब्रिटिश शासन को अपनी मांगों के औचित्य के विषय में संतुष्ट कर लेंगे तो शासन उनकी मांगों को अवश्य पूरा करेगा। इसलिए कांग्रेस ने अपनी स्थापना के शुरुआती वर्षों में धीरे चलो की नीति का अनुसरण किया और इन शुरुआती वर्षों में कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन से कुछ ही राजनीतिक सुधारों की मांग रखी। परंतु यह भी एक तथ्य है कि आगामी वर्षों में कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था थी जिसके सफल नेतृत्व के कारण ही राष्ट्रीय आंदोलन सफल हुए। थैंक्स।